Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Welcome to term 2 of your CBSE 2021, है ना। टर्म 2 का पहला चैप्टर और सबसे भयानक चैप्टर जिसको कहेंगे हम इस सेशन का, इस टर्म का, विच इज इंटीग्रेशंस। इंटीग्रल शॉर्ट में बोलते हैं। अब पहले तो देखो टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान रखो। जैसे अपन डिफरेंशिएशन में एक वर्ड पढ़ते थे, डेरिवेटिव पढ़ते थे, और डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस क्या होता था, डिफरेंशिएशन। एज आई टोल्ड यू कि मैं इस वाले चैप्टर में प्रॉपर नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज टाइम की कमी है, तो आप अपने अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो ना, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। तो डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिमिलरली इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो अब किसी क्वेश्चन में मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन निकालो, अब मैं कह दूं नहीं इंटीग्रल निकालो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एक ही बात है, वो मुंह से जो निकल जाए ऑन द स्पॉट वही बात। मैं कह दूं इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन निकाल दो, इंटीग्रल निकाल दो, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सब एक ही बात है। ओके, अब बात करते हैं क्या है ये इंटीग्रल। तो देखो, हमने एक फंक्शन लिया, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स लिया, साइन एक्स। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो या इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आपने कह दिया कि सर ये एफ डैश एक्स ले लो और ये cos x इसका डिफरेंशिएशन कह दिया, सिंपल सी भाषा में। अब ये जो एफ डैश एक्स है, ये तो मैं इस एफ एक्स की रेफरेंस में लिख रहा हूं ना भाई, वो एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, इसलिए लिख रहा हूं ना। लेकिन इस cos x को मैं, इस cos x को मैं gx भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो फंक्शन ही है भाई। वो एफ एक्स है, उसकी रेफरेंस में मैं इसको एफ डैश एक्स नाम दे रहा हूं, बट ये भी तो एक फंक्शन है ना। तो कांट आई से कि ये भी एक फंक्शन है gx, कह सकता हूं। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये भी एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन बताओ जिसका ये डेरिवेटिव है। क्या कहा मैंने, ध्यान सुनना, वो फंक्शन बताओ जिसका ये डेरिवेटिव है। अब ये तो बड़ा आसान है कि सर आपको आपने पूछा कोसेक्स का, कोसेक्स किसका डेरिवेटिव। देखो कोसेक्स का डेरिवेटिव कौन है और कोसेक्स किसका डेरिवेटिव है, दो बिल्कुल उल्टे क्वेश्चंस है, बड़े ध्यान से सोचना है ना। कोसेक्स का डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, कोसेक्स किसका डेरिवेटिव है वो पूछ रहा हूँ। तो आप कर दोगे क्या, साइन एक्स। तो बड़े ही छोटे और संक्षिप्त भाषा में मैं इंटीग्रेशन को डिफाइन करूंगा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इनवर्स process of differentiation. Inverse process of what? Differentiation. ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा स्लाइटली कहूंगा 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों होगा, बिकॉज हमेशा उल्टा करना डिफिकल्ट होता है। बचपन में हमने काउंटिंग सीखी थी, फिर काउंटिंग से अगली क्लास में रिवर्स काउंटिंग आई थी, तो सीख तो ली बट दिक्कत तो आई ना। आप गाड़ी चलाएंगे, सीधी चलाएंगे, रिवर्स गियर में चलाएंगे, थोड़ी तो मुश्किल आएगी, बट ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, उसको ओवरकम ओवरकम करेंगे विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी ही आएगी कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन आता है बट फिर भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, वो इसलिए आएगी बेटा, वो इसलिए आएगी, मुझे एक चीज बताओ, जो डेरिवेटिव था, जो डेरिवेटिव था उसका मतलब क्या था। उसके दो तीन मतलब थे, वन वाज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द सेकंड मीनिंग वाज रेट ऑफ चेंज, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, राइट राइट। मुझे एक चीज बताओ, बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, गाड़ी चलाते हैं सब लोग, है ना। मैंने कहा कनिष्का आप आज किस स्पीड से स्कूटी चला के आए। कनिष्का आंसर्ड मी कि सर 30 की स्पीड से मैं गाड़ी चला के आई, 30 kmph। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं, 30 kmph की स्पीड से कौन गाड़ी चला के आया, तो क्या आंसर केवल कनिष्का है, इनफाइनाइट लोग हैं, हो सकता है आप भी चला गया, आप भी चला गया, आप भी चला गया। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है। एक कर्व दे दिया था, इसका स्लोप पूछ लिया था, आसान बात थी, स्लोप दे दिया, कर्व पूछे, इनफाइनाइट कर्व्स हैं जिसका वो स्लोप है। इसीलिए इंटीग्रल हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। देयर इज नॉट वन कर्व, उसके अंदर इनफाइनाइट कर्व्स हैं। उस इंटीग्रल जो डिफाइन कर रहा है ना जिस कर्व को, डेरिवेटिव तो एक ही कर्व को डिफाइन करता था, एक ही स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करता था, बट जो इंटीग्रल डिफाइन कर रहा है वो भी एक कर्व को डिफाइन कर रहा है, बट वो एक कर्व को नहीं डिफाइन कर रहा है, कितनों को डिफाइन कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स। कैसे, देखो यहाँ पे
लेट अस सपोज आई विल ड्रॉ ए कर्व। ये कर्व दिख रहा है सबको? मैंने कहा इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, टेंजेंट बनाओ, आपने बना दिया, बना दिए, बना दिए। दूसरा एग्जाम, मैंने कहा टेंजेंट बना दिया है, मैंने क्या कहा, टेंजेंट बना दिया है, कर्व बनाओ। मैंने कहा टेंजेंट बना दिया है, कर्व बनाओ। तो आप ये कर्व ऐसे भी बनाओगे। अच्छा जी, ये जो आपने लाइन खींची है इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, पैरेलल है दोनों, इसका स्लोप और उसका स्लोप सेम होगा, तो फिर ये भी इसी का ही कर्व है। और पैरेलल ले लो, ये भी इसी का ही कर्व है, इस पॉइंट पे बना लो। तो कितने कर्व बन रहे हैं भाई? स्लोप देने के बाद तो कर्व्स बन ही जा रहे हैं, क्योंकि इसका 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 पता नहीं कितनों का स्लोप एक है, जितने भी पैरेलल लाइन से सबका स्लोप एक ही है। समझ रहे हो, उल्टे चल रहे हैं ना। कर्व बना के स्लोप बनाना आसान था, स्लोप बना के कर्व बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्व एक नहीं है, एक से ज्यादा। ठीक है, इसीलिए मुद्दा निकल के आता है कि इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वन इज indefinite, one is indefinite and the other is definite। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया that was the concept of indefinite integrals। क्यों? क्योंकि indefinite है, पता नहीं है कौन से हैं, पता नहीं कितने कर्व्स है ना। और एक और आएगा डेफिनेट, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे चैप्टर में, उसमें डेफिनेट हो जाएगा कि यही कर्व है। तो वो डेफिनेट वर्ड पे जाने के लिए, डेफिनेट वाली चीज पे जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वो, कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अब बता दो कि क्या कौन सा फिक्स एक कर्व बता दो, फैमिली ऑफ कर्व्स मत बताओ, एक ही कर्व बता दो। मैं कह सकता हूं कि इंडेफिनेट इंटीग्रल जो होगा, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होगा वो होता है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या होता है? अच्छा, फैमिली क्यों कहा मैंने? फैमिली का मतलब क्या होता है? एक जैसे, एक ही स्वभाव के, एक ही साथ रहने वाले कह सकते हो। एक ही साथ रहने वाले, भाई बाप बेटे पे जाएगा, या फिर भाई बहन का नेचर मिलेगा, एक ही फैमिली है ना। तो फैमिली क्यों कहा? क्योंकि वो कर्व तो एक तरह के ही दिख रहे हैं, एक ही साथ रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन है तो बहुत सारे, तो इसलिए फैमिली बोल दिया, फैमिली ऑफ कर्व्स। और अगर यही चीज मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं, डेफिनेट इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक डेफिनेट कर्व होता है, एक फिक्स, एक ही सिंगल कर्व, एक यूनिक कर्व होता है, डेफिनेट कर्व होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स मींस फैमिली ऑफ कर्व्स, डेफिनेट इंटीग्रल मींस व्हाट? एक डेफिनेट कर्व। तो डेफिनेशन वाइज क्लियर है सबको भाई? इंटीग्रल्स होते क्या हैं? आपकी बुक में भी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, उसको बुक में ही दिखा देता हूं मैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रल्स देखो, ये भी फॉर्मूले देखेंगे सारे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल देखो, देख पा रहे हो आप? हाँ देखो, देखो बच्चों, ये लाइन दिख रही है आपको? ये लाइन दिख रही है? स्क्रीन पे देखो, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन भी दिख रही है, ये भी दिख रही है। आप बताओ, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, तो सबका स्लोप सेम है? सबका स्लोप क्या है? सेम। अच्छा, पॉइंट भी एक ही ले लिया, x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू, ये x इक्वल्स टू ए वाली लाइन है ना जो सीधी दिख रहे हो आप, तो इस पॉइंट पे हर जगह x की वैल्यू ए ही होगी, ए मतलब कोई भी वैल्यू होगी, है ना। तो पॉइंट, भाई हम एक पॉइंट पे निकालते थे ना स्लोप, तो स्लोप फिक्स हो गया और पॉइंट भी फिक्स हो गया। अब मैंने कहा कर्व्स बताओ, तो आप देख पा रहे हो कितने कर्व्स बन रहे हैं? ये भी बन रहा है, ये भी देखो, जो बिल्कुल ओरिजिन से पास होगा वो तो बिल्कुल एक परफेक्ट पैराबोला होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, परफेक्ट पैराबोला होगा, अपवर्ड जो फेसिंग होगा, है ना। जैसे ही मैंने +1 कर दिया तो ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1 हो गया, फिर एक यूनिट ऊपर और शिफ्ट कर दिया, +2 +3, नीचे भी आ सकता हूं मैं, -1 -2 -3। तो ये पैराबोलास बनते जा रहे हैं बहुत सारे, और इन सबका एक ही स्लोप है, जो ये आप लाइन खींच रहे हो उसका जो स्लोप होगा वही इन सबका स्लोप होगा। तो डेरिवेटिव तो कॉमन है, डेरिवेटिव तो कॉमन है, वही बात है कि स्पीड तो सबकी सेम है, पर ऐसी स्पीड की गाड़ियां बहुत सारी हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। मैंने कहा कि ये वाला कर्व जो है किस स्पीड से बदल रहा है, आपने बता दी स्पीड। मैंने कहा कि इस स्पीड से कितने कर्व बदल रहे हैं, आप कहोगे इंडेक्स, बहुत सारे बदल रहे हैं। इज दैट क्लियर सबको?
ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे, फंक्शंस दे देगा, फंक्शंस के इंटीग्रल्स निकलवाएगा, है ना। तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में कि हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या सीखा था। हाँ, ये तो आप थोड़ा सा लिख लो तो बेटर रहेगा ताकि याद हो जाए, है ना। तो कैसे लिखोगे बोलो। डेरिवेटिव इंटीग्रल्स दोनों ही लिखो तो अच्छी बात है, नहीं तो इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स को लिख लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा फटाफट फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हाँ, एक चीज और, साइन भी तो देख लें पहले, पहले साइन भी देख लेते हैं। चलो देखो, लेट अस सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, नोटेशन देख लो बेटा। लेट अस सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा। मैं जब कहता हूं आपसे कि डेरिवेटिव, सॉरी डेरी, सही है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, और एक ऑपरेटर आप लगाते हो, क्या लगाते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही कहते हो। अब आप एफ एक्स को कई बार वाई से डिनोट करा देते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हो, राइट। अब बात करते हैं कि इसी एफ एक्स का अगर मैं आपसे इंटीग्रल पूछूं, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, देखो आधे नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एंटोनिम वर्ड पूछ लेता है, टर्मिनोलॉजी भी पूछ लेता है। डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो देखो बेटा, इंटीग्रल का मतलब उल्टा करना होता है। तो ये dx यहाँ पे नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो अब ये dx कहां दिखेगा, मल्टीप्लीकेशन में, यानी न्यूमरेटर में दिखेगा। अच्छा, d जो है ऑपरेटर बदल देता है, d फॉर डिफरेंशिएशन, i फॉर इंटीग्रेशन। अब i को क्या है, वो सीधा सीधा नहीं लिखता है, ऐसे लहरा के लिख देता है, d फॉर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, i फॉर, अब इसको i लिखना था यहाँ पे, i फॉर किसके लिए, इंटीग्रल के लिए। बट थोड़ा सा अब ये बदमाशी तो करेगा, तो i ऐसे नहीं लिखेगा, कैसे लिखेगा, ऐसे लहरा के लिख देगा। और ये dx नीचे आ रहा था, अभी कहाँ है, ऊपर है, fx पहले की तरह है। तो ये नोटेशन होता है किसका, इंटीग्रल का, इंटीग्रल का। ठीक है, इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसका मतलब क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स, उसका इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू dx, उसमें नीचे आता था, dx इसमें सामने आएगा, ऊपर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। इज दैट क्लियर। और ये जो साइन है ना बेटा, इसको मतलब इस चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो ये साइन है ना फांसी का फंदा बन जाता है एंड में आते आते। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है कि चैप्टर लेंदी है, चैप्टर लेंदी है तो होता क्या है, आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, ऐसा होता है, अक्सर होता है। कितना भी अच्छे से करो, कैसे ओवरकम करें, कैसे ओवरकम करें, प्रैक्टिस। जैसे हम छाती एक्सरसाइज में हैं, तो क्यों ना हम दूसरी तीसरी एक्सरसाइज फिर से उठा लें, टीचर थोड़ा ना बताएगा कि बेटा कर लो, अपने आप करना है। दूसरी तीसरी फ्री बैठे हैं, 1 घंटा भी फ्री बैठे हैं, आधा घंटा भी फ्री बैठे हैं, चलो एक काम करते हैं, इंटीग्रल की दूसरी तीसरी एक्सरसाइज फटाफट से फिर से निकाल लेते हैं। जितनी ज्यादा बार आपने एक्सरसाइज करी हुई होंगी, उतनी ज्यादा चीजें अच्छे से, और कोई तरीका नहीं है चैप्टर को या किसी भी 12th के चैप्टर को करने का। ठीक है बेटा, तो ये आपके अपनी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे इसको कॉप अप करोगे। ये हो गया आपके नोटेशन। अब कुछ टर्मिनोलॉजी अगेन देखो, अभी अभी बता दिया मैंने आपको। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ, एफ लिख दो या एफ एक्स लिख दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे dx लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे dy लिखा हुआ होता तो फिर विद रेस्पेक्ट टू y हो जाता। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं, देखो आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि इस फंक्शन में इंटीग्रैंड पहचान। तो इंटीग्रैंड क्या होगा, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट का मतलब एक ये भी होता है कि तोड़ना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट मतलब वापस उसको एकजुट कर, वापस उसको क्या करना, एकजुट करना। ठीक है, तो इस लिहाज से भी एक दूसरे के उल्टे हैं। इंटीग्रैंड एक फंक्शन है, इंटीग्रैंड एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है। देखो फंक्शन तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी मिल रहा है, जैसे सपोज करो मैंने आपको लिखा साइन एक्स, साइन एक्स नहीं कॉस एक्स लिखो, अभी बेसिक लेवल पे हम लोग। मैंने लिखा कॉस एक्स डीएक्स, बोलो आंसर क्या लिखोगे, नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, तो कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है,
साइन एक्स का। अभी माइनस कब आएगा तो हम ये सब बढ़िया अच्छे से रटवाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। अभी बेसिक लेवल पे cos x का इंटीग्रल आ गया sin x, हालांकि वो प्लस सी वगैरह आएगा, उस पर भी ज्यादा गौर नहीं करते अपन। हाँ, तो अब मैंने कहा cos x भी एक फंक्शन है, sin x भी एक फंक्शन है, दोनों में से इंटीग्रेंड कौन है? तो आप कह रहे हो ना कि इंटीग्रेट एक फंक्शन होगा, इंटीग्रेंड एक फंक्शन नहीं होगा, इंटीग्रल भी एक फंक्शन होगा। ये तो इंटीग्रल है, sin x तो क्या है, जो आंसर आया मेरा इंटीग्रल, और वो इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था, है ना। लेकिन इंटीग्रेंड कौन होगा? जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, और इंटीग्रल कौन होगा? जिसका इंटीग्रेशन हो गया, जो आंसर है। इज दैट क्लियर डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेंड एंड इंटीग्रल? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे ये dx लिखा हुआ है, तो x कहलाएगा मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे dy होता तो y कहलाता मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो? d के आगे क्या लगा हुआ है? dx लगा हुआ है, या dy लगा हुआ है, या dz लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब इंटीग्रल निकालना, बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। अगला देखो, इंटीग्रल ऑफ f का एक इंटीग्रल बताओ। n क्यों लगाया है? क्योंकि f के बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं, फैमिली है पूरी, तो उसमें से कोई एक बताओ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि एक ऐसा फंक्शन बताओ, कैपिटल F नाम दे दिया, कुछ और भी नाम दे सकते हो, एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसको डिफरेंशिएट करके f आता है। बात वही है भाई, मैंने कहा इस फंक्शन का इंटीग्रल बताओ, एक इंटीग्रल बताओ, तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा फंक्शन बताओ, एक ऐसा फंक्शन बताओ जो आपकी मर्जी है, जिसको डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन आता है। ठीक है, दैट क्लियर? इंटीग्रेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, नीडलेस टू से। अब ये मेन चीज, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। मैंने आपको क्या कहा कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से दूसरा फंक्शन आता है, लेकिन एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने से एक फंक्शन नहीं आता, बहुत सारे इंडेफिनेट इनफाइनाइट फंक्शंस आते हैं। तो वो इनफाइनाइट फंक्शंस एक दूसरे से अलग अलग किस तरीके से होते हैं? उनके कांस्टेंट के रूप से होते हैं। कैसे? देखो, मैंने आपसे कहा एफ एक्स इक्वल टू, या f1x लगा देता हूं, पहला फंक्शन है f1x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। f2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, या f3x मैंने कहा सिंपली एक्स स्क्वायर। क्या कहा? सिंपली। एक और ले लेते हैं, मान लो f4x मैंने आपको कहा एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। मैंने कहा इसका इंटीग्रल बताओ, यानी कि f1 डैश एक्स बताओ, है ना। तो आप क्या कहोगे? 2x। और f2 डैश एक्स बताओ, अगेन 2x। मैंने आपको कहा f3 डैश एक्स बताओ, अगेन यू विल से 2x है सर। और आई विल से f4 डैश एक्स बताओ, तो अगेन यू विल से क्या? 2x। ठीक है, तो मैंने कहा अब 2x का इंटीग्रल बताओ, तो आप ये भी बता सकते हो। मैंने कहा 2x का इंटीग्रल बताओ, आप ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। तो ये जो चार फंक्शन, वैसे तो और भी हैं, बट इन चार फंक्शन की ही मैं बात करूं तो ये चार फंक्शन एक दूसरे से किस लिहाज से अलग हैं? उनके कांस्टेंट टर्म के लिहाज से अलग हैं, दैट्स इट। इसके अलावा वो और किसी लिहाज से अलग नहीं है। एक्स स्क्वायर उसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, वेरिएबल टर्म के हिसाब से वो अलग नहीं है, वो उनके कांस्टेंट टर्म के लिहाज से अलग है। ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म को अब मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 50 लिखूं, 50,000 लिखूं, 50 करोड़ लिखूं, क्या लिखूं? तो कांस्टेंट टर्म को मैंने एक लेटर का नाम दे दिया, दैट इज सी। अब सी कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लो, कहीं कहीं ये के भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, के भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट को अपन के भी बोलते हैं ना। और सी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वेरिएबल ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, जैसे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सी भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो मैं क्या कर दूंगा कि अगर मेरे पास f डैश एक्स 2x है, तो यहाँ पे एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ओरिजिनल फंक्शन क्या था? आप क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा। प्लस एक कांस्टेंट और ऐड कर लो, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी मान लो, 0 1 2 3 4 जो मानना चाहो। इज दैट क्लियर? ठीक है। एफ डैश एक्स ये हो गया, तो एफ एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सी का मतलब, सी हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि कांस्टेंट का हमको पता है नहीं क्या होगा, तो इसलिए हमने एक लेटर लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है,
क्या एक बात और कहना चाह रहा था, मेरी माइंड से स्लिप हो रही है। क्या कह रहे हो, बताओ आप क्या पूछ रहे हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसने कहा है कि अगर एफ, कैपिटल एफ को आप ए फंक्शन एफ, एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम कैपिटल एफ है, जिसको डिफरेंशिएट करने से ये फंक्शन आ जाए, ठीक है, वो कैपिटल एफ वाला फंक्शन इस एफ का इंटीग्रल कहलाएगा। इस केवल इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में उसने उसको कैपिटल एफ मान लिया। वैसा ऐसा कोई जनरल फिक्स नहीं है कि कैपिटल एफ हमेशा इंटीग्रल ही होता है। देखो, एक फंक्शन है बेटा एफ, एक फंक्शन है एफ, मैंने कहा इसका इंटीग्रल बताओ, एक इंटीग्रल बताओ, इसका एक तो इंटीग्रल बताओ, है ना। तो आपने क्या कहा, सर एक कैपिटल एफ नाम का फंक्शन मान लेते हैं, एक कैपिटल एफ नाम का फंक्शन मान लेते हैं जिसका डेरिवेटिव ये एफ आता हो, वो कैपिटल एफ नाम का फंक्शन इसका इंटीग्रल होगा। सही बोला मैंने? एक नया फंक्शन मान लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं अपन कैपिटल एफ, और वो ऐसा मानो, ऐसा नहीं कुछ भी मान लो, वो ऐसा मानो ताकि उसको डिफरेंशिएट करके ये एफ लाया जा सके। स्मॉल एफ तो ओरिजिनल फंक्शन है। स्मॉल एफ क्या है, मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। मैंने कहा इसका इंटीग्रल बताओ, इसके इंटीग्रल बहुत सारे होंगे, उसमें से एक फंक्शन चुना, इसका नाम रख दिया एफ, कैपिटल एफ। तो वो कैपिटल एफ इस स्मॉल एफ का इंटीग्रल कब होगा, तब होगा जब उसको डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन लाया जा सके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसका नाम केवल इसने कैपिटल एफ रखा है, बाकी ऐसा फिक्स नहीं हो गया कि कैपिटल एफ ही हमेशा इंटीग्रल होता है। हमने चेक किया था कि डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी उसने डेरिवेटिव को भी कई बार कैपिटल एफ माना। ऐसा फिक्स नहीं है तनिषा, ना, कि कैपिटल एफ ही हमेशा इंटीग्रल होगा। इस सिचुएशन में उसने मानने के लिए, समझाने के लिए इसको कैपिटल एफ मान लिया। क्लियर है? ठीक है, और क्या बता रहा था मैं? हम्म हाँ हाँ, एक चीज माइंड से स्लिप होते भी याद आ गई। देखो बेटा, अभी हमने लिखा एफ डैश एक्स 2x है, तो ओरिजिनल फंक्शन बताओ। अब मैं कैपिटल एफ स्मॉल एफ नहीं लिख रहा हूं, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। भाई एफ डैश एक्स 2x है, तो ओरिजिनल फंक्शन बताओ। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अभी हमने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला थोड़ा ना सीखा है इस लेवल पे। अभी हमने केवल ये देखा कि 2x किससे डिफरेंशिएट करके बनाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर से, और फिर उसके आगे सी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो इस मेथड से जब अपन इंटीग्रल निकालते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्ट करो। मैंने कहा कि एक ऐसी गाड़ी बताओ, एक ऐसी गाड़ी बताओ जिसकी स्पीड 40 की है। आप गए पार्किंग के अंदर, पार्किंग के अंदर तो फिर कैसे जाओगे, आप कहीं पर भी गए हो, कोई कैमरा लगा दिया, आपने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्शन किया। अच्छा, इसकी 40 की स्पीड है, 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 तो इसको क्या कहेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये बेसिक लेवल पे काम करेगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जब अपन फॉर्मूला वॉर्मूला सीख जाएंगे तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा सोचने बैठे। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब सोचने का, सोचते रहो, हिट एंड ट्रायल लगाते रहो। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन ये, जैसे मैंने कहा 2x, तो आपने कहा सर 2x चाहिए, मैं एक बार x क्यूब का करके देखता हूँ, नहीं आया। मैं एक बार x स्क्वायर करके देखता हूँ, नहीं आया। x टू द पावर 4 का करके देखता हूँ, नहीं आया। मैं sin x का करके देखता हूँ, नहीं आया। ऐसे करके करके जिसका आ गया बस तुक्के से वही आंसर है। इसको क्या कहेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपके बुक में एनसीईआरटी में कई बार उसने कह रखा है कि बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो वो केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है, हम तो क्या पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ के ही बैठेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब वो कहेगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालो, तो उसको क्या पता हमने किससे निकाला, हम तो फॉर्मूला से ही निकालेंगे। बाकी इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलते हैं आगे। अब चलते हैं बेटा सीधे फॉर्मूलाज पे। डेरिवेटिव के फॉर्मूला भी रिपीट करेंगे एंड उससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बनाएंगे। तो टेबल है, बहुत अच्छी सी टेबल है आपकी बुक में। कहूंगा कि एनसीईआरटी की जो टेबल है ना, इसको लास्ट मोमेंट पे जाते जाते पढ़ना मत भूलना, है ना। पेज नंबर बता देता हूं, 290। देखो बच्चों, डेरिवेटिव्स और उसके, अच्छा डेरिवेटिव, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट या उल्टा। तो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज था, एंटी डेरिवेटिव वो फंक्शन जिसका ये रेट ऑफ चेंज है, उल्टा आना, उल्टा आना। ठीक है, तो इंटीग्रल कह दूं मैं, फाइंड द इंटीग्रल कह दूं मैं, कह दूं फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मैं कह दूं
फाइंड इंटीग्रेशन, कुछ भी 3-4 शब्दों से मैं कहूंगा तो एक ही बात है। ठीक है जी। देखो बच्चों, x टू द पावर n का डेरिवेटिव ये होता था, x टू द पावर n, मुझे एक मिनट फिर से देखो, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था बोलो, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यस और नो? ठीक है जी, मुझे बताओ x टू द पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ। इंटू एक्स की पावर n प्लस वन में से एक माइनस हो गया तो x की पावर n। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो सबसे पहले तो x टू द पावर n प्लस वन का तो ऊपर दिख रहा है और नीचे तो कांस्टेंट है ना n प्लस वन, तो ये कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड हो गए, केवल x टू द पावर n बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल वो होगा। तो पहला फॉर्मूला रेडी है। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन के आगे d बाई डी एक्स लगाएंगे तो x टू द पावर n आता है, तो x टू द पावर n के आगे इंटीग्रल लगाएंगे तो ये आएगा। तो पहला फॉर्मूला ये आपके जनरल इंटीग्रेशन का, कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल x टू द पावर 5 गिवन हो और मैं कहता हूं उसको इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू x यानी dx, तो आप क्या करोगे, पावर बढ़ा दो, पावर पढ़ा दो और नीचे क्या कर दो, ये जो पावर लिखी है 5 प्लस वन लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, और ऑब्वियसली प्लस सी तो लिखना ही पड़ेगा, ये आपको मैंने बताई दिया कि प्लस सी क्यों लिखते हैं ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 6/6 प्लस सी। पहला फॉर्मूला याद हुआ बच्चों? बोलो तनीषा, याद हुआ? और देखो उल्टा काम कर रहे हैं, वहां पे पावर माइनस करते थे, यहाँ पे पावर जोड़ रहे हैं, पावर उस पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे पावर डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती था? इसलिए नहीं हो सकती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं x की पावर -1 का इंटीग्रेशन करो, और अगर आपने गलती से ये वाला मेथड अप्लाई कर दिया तो आप ये करोगे, क्या करोगे, x की पावर -1 प्लस वन डिवाइडेड बाय कुछ बना के ये x की पावर 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो अगर x की पावर -1 आ जाए तो उसका भी इंटीग्रेशन होता है, ऐसा नहीं कहा कि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, बट इस मेथड से नहीं होता, इस फॉर्मूला से नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, अभी आएगा लास्ट, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब n की पावर n की वैल्यू -1 नहीं होती हो, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू होती हो तो ये फॉर्मूला चलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो इसी का एक सब फॉर्मूला बना हुआ है कि x का डेरिवेटिव 1 होता था, x का डेरिवेटिव 1 होता था, जैसे मैंने कहा आपको इंटीग्रेशन 2dx क्या होगा, तो आप कह दोगे 2 का क्या बनेगा बोलो, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन है, ध्यान से करो है ना, 2 तो है कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, उधर देखो स्क्रीन पे, 2 इंटू एक्स की पावर 0 dx, बोलो x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं इससे, तो ठीक है। अब देखो जैसे वहां पे कांस्टेंट बाहर आ जाता था, यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। अब लगाओ आप वो पॉलिनोमियल फंक्शन वाला फॉर्मूला, कैसे, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो x की पावर 0 + 1 यानी 2x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना आ गया, 2x आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करें तो उसके आगे x लगा दो, वही आंसर है। 2 का 2x, 3 का 3x, 5 का 5x, 7 का 7x। इज दैट क्लियर? ये करके बताया मैंने, बट बार बार थोड़ा ऐसी छोटी मोटी चीजें करके देखेंगे, इतना टाइम ही नहीं होता। अब डायरेक्ट करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो राजा, 2x होगा सीधा। कैसे हुआ मैं करके बता रहा हूँ, ये प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको, है ना। कई बार क्या होता है, करते करते अचानक से ये आ जाता है इंटीग्रेशन dx, बच्चे कहते हैं सर dx से पहले तो बताओ sin x की, cos x की, 5 की, 6 की, 7, तो मुझे बताओ 1 इंटू एक्स को 1 इंटू एक्स थोड़ा ना कहेंगे, x ही तो कहेंगे ना, तो 1 इंटू dx को 1 dx थोड़ा ना कहेंगे भाई, 2 dx तो कहना पड़ेगा, 2 dx तो कहना पड़ेगा, 3 dx तो कहना पड़ेगा, बट 1 dx थोड़ा ना कहेंगे, उसको तो क्या कहेंगे, तो एक्चुअली वहां पे dx से पहले 1 छुपा हुआ है,
क्या छुपा हुआ है? तो जब 2 2x बनता है, 3 3x बनता है, 4 4x बनता है, तो 1 सिंगल x बनेगा नहीं बनेगा? तो इंटीग्रेशन dx हमेशा x प्लस सी होता है, सीधे सीधे याद करना है। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x प्लस सी होता है। बोलो कनिष्का, याद हुआ? चलो अब चलते हैं कि हमारे बाकी फॉर्मूलाज की तरफ। तो देखो एक फंक्शंस के लिए एक हमारे पास एक वर्ड होता है जिससे हम फंक्शंस कितने टाइप के और क्या क्या होते हैं वो याद रखते हैं। आइलेट सुना होगा आपने? आइलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शंस, ठीक है। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, रैशनल फंक्शंस हो गए, ठीक है, मॉडुलस फंक्शंस हो गए, सब अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ई फॉर, ये भी पढ़ लिया हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसको इसी उसमें भी याद रखना है हमको, क्यों याद रखना है वो आगे पता चलेगा। बाकी अभी मैंने ये वर्ड इसलिए लिखा है ताकि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं वो याद हो जाए, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए तो ये फॉर्मूला याद कर लिया। पहला फॉर्मूला इज फॉर व्हाट? आपका काम, ए का काम खत्म, ठीक है। अब जो नीचे 6 फॉर्मूलाज हैं वो किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। उसके नीचे 6 फॉर्मूला किसके हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं। और फिर लास्ट में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के हैं। ये आइलेट वर्ड याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कितने फॉर्मूला मुझे याद करना है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। इसके आगे जो आएगा वो मेथड्स होंगे, फॉर्मूले तो यही है, देखा जाए तो चैप्टर के फॉर्मूले तो यही है, आगे जो आएंगे वो क्या होंगे? अलग अलग मेथड्स होंगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो चलते हैं अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला। तो सब जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मुझे बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन एक्स होता था। cos x का डेरिवेटिव क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था? बोलो। बिल्कुल होता था, सही कह रहे हो आप। मैंने आपसे कहा मुझे तो ये बताओ, मुझे तो ये बताओ, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और cos x का डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स विल गिव मी साइन एक्स। कह सकता हूं मैं कि माइनस cos x का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। यही बात वो कह रहा है कि माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन एक्स का इंटीग्रल कौन होगा? माइनस cos x होगा, ठीक है जी। ये भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही चल रहा है करीब करीब, है ना। आ जाओ नीचे, टेन एक्स का डेरिवेटिव कौन होता था? सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कौन होगा? टेन एक्स। ये बड़ा इजी है, आ जाओ। वही सेम अभी मैंने माइनस करके बताया, देखो प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। भाई माइनस एक जगह लगेगा, या तो इधर लगेगा डेरिवेटिव में या एंटी डेरिवेटिव में लगेगा, दोनों में से एक जगह लगेगा। तो माइनस कॉट एक्स का अगर डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता था तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? सेक एक्स टेन एक्स होता था, तो सेक एक्स टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एक्स होगा। और वही प्लस cos x का होता था माइनस cosec x cot x, तो माइनस cosec x का होगा प्लस cos x cotec x, तो प्लस cosec x cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस cosec x। अब सर माइनस साइन कैसे याद रखें? माइनस साइन कैसे याद रखें? सुनो, आंसर आने के बाद अगर सी में आ जाए तो माइनस लगा दिया करो। क्या कहा मैंने? आंसर आने के बाद, डेरिवेटिव में आंसर आने से पहले, डेरिवेटिव में आंसर आने से पहले, जैसे मैंने कहा cos x का डेरिवेटिव बताओ, आंसर आने से पहले क्या? cos x सी में है, अब आंसर क्या आएगा? माइनस में, ठीक है। इंटीग्रल में हम क्या करते हैं? आंसर आने के बाद जिस जिसका आंसर सी में आता है, बड़ा ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, जिस जिसका आंसर सी में आता है उसके आगे माइनस लगता है। चेक करो, इसका आंसर सी में आया क्या? नहीं आया। इसका आंसर सी में आया, माइनस लगा। इसका आंसर सी में आया, नहीं आया। इसका आंसर सी में आया, माइनस लगा दो। इसका आंसर सी में आया, नहीं आया। इसका आंसर सी में आया, माइनस लगा दो, ठीक है। अब याद रखना, अगर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस माइनस प्लस करना मत भूलना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा दिया तो फिर वहां भी माइनस लगेगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा दिया तो वहां प्लस होगा। अब मत कहना कि सर कोस में आंसर आ रहा है तो मैं प्लस क्यों लगाऊं, मैं तो माइनस लगाऊं। अरे ऑलरेडी यहाँ पे तो माइनस है, वो करना मत भूलना। भाई हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना बच्चों, वो तो पॉजिटिव हो, हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किस में हो? अब जो आंसर आ रहा है और वो सी में आ रहा है तो माइनस हो। अब अगर हम इंटीग्रेशन ही उसका कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव हो, तो चीजें तो बदलेगी, फिर तो चीजें बदलेगी।
लेकिन हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो चीज पॉजिटिव है, फिक्स है, वो चीज क्या है, पॉजिटिव। क्या है वो, पॉजिटिव। अब जो आंसर आ रहा है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सी में आ रहा है तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है, चलते हैं। हाँ, ये अभी तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही चल रहा है। अब अलग अलग मेथड्स डेवलप करेंगे कि अगर इनके अलावा फंक्शंस आए, क्योंकि फंक्शंस तो करोड़ों अरबों हैं, फिर उनका क्या करें, तो उसके लिए फिर मेथड्स हैं। उसके लिए क्या, डिफरेंशिएशन से रिलेट करके करते हैं तब उसको मेथड। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये सोचते हैं कि ये किसका होगा, ये किसका होगा, ये किसका फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो उस तरीके से करते हैं। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही चल रहा है। पहली एक्सरसाइज पूरी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, पहली एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये टोटल, बस एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, अब करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलो आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जग जाहिर है, सब जानते हैं। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बनेगा क्या, और प्लस ही तो लगाना ही है, नीडलेस टू से। अच्छा जी, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, कैसे पता चला सर, आपने तो बताया नहीं था। मैंने ये बताया था, देखो मैंने ये बताया था कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय ये होता है, ये तो बताया था मैंने। तो माइनस साइन को जरा इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट किया तो माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव ये बना, तो इसका इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बना, ये बना। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, LHS बिल्कुल सेम है, बट इंटीग्रल दो अलग अलग है। इंटीग्रल दो अलग अलग, कौन सा यूज करें, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट साइन इनवर्स एक्स में, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखूंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कॉस इनवर्स है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखूंगा। अगेन वही, आंसर सी में आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर, आंसर सी में आ रहा है तो आंसर, एक ही फंक्शंस हैं, एक ही फंक्शंस हैं, लेकिन इंटीग्रल साइन इनवर्स में चाहिए तो पॉजिटिव, इंटीग्रल cos इनवर्स x में चाहिए तो फिर नेगेटिव, माइनस का cos इनवर्स x। क्लियर है, इस तरीके से। हाँ बोलो। अगर हम माइनस के साइन dx के आगे लगा देंगे और इधर प्लस इनवर्स लगा देंगे, हाँ तो भी सही है। देखो अगर मैं माइनस यहाँ लगा दूं तो फिर यहाँ प्लस में आएगा, लेकिन कुल मिला के इस पूरी इक्वेशन में एक जगह तो माइनस जाएगा, या LHS में या RHS में। तो ये सी वाले फंक्शंस की खासियत होती है कि वो माइनस का साइन लेके आता है इक्वेशन, कहीं भी लेके आए, खुद के पास लेके आए या अगले के पास लेके। ठीक है, क्लियर है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 1, अब ये dx डायरेक्ट क्यों लिख दिया, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है बेटा ना, ये इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx है। अब 1 इंटू dx क्या हो जाएगा, dx, तो शॉर्ट में लिख दिया ना। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब वही चीज है कि कोट इनवर्स एक्स का तो ये होता है, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का अगेन इंटीग्रल माइनस कोट इनवर्स एक्स भी हो गया। अगेन LHS सेम है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन में या तो टेन इनवर्स एक्स में भी आंसर निकाल सकता हूं, और मैं कोट इनवर्स एक्स की टर्म्स में भी आंसर निकाल सकता हूं। अगर सी की टर्म्स में निकालेंगे, कोट इनवर्स एक्स की टर्म्स में निकालेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। और ऐसे ही एक पेयर और बनेगा, किसका, कोसेक और सेक का। चलते हैं आगे। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस चीज का, ये जो भी चीज दिख रही है, इसका एंटी डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स होगा। एंड अगेन कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय होता था, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव +1 डिवाइडेड बाय एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1 होगा। तो इसका अगेन एंटी डेरिवेटिव कोसेक इनवर्स एक्स की टर्म्स में भी निकाला जा सकता है, बट आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अगेन ये यहाँ पे LHS सेम है, RHS में एज पर द रिक्वायरमेंट में सेक इनवर्स एक्स में भी आंसर निकाल सकता हूँ, एंड कोसेक इनवर्स एक्स में भी निकाल सकता हूँ। कोसेक इनवर्स एक्स में निकालूंगा, सी आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। चलते हैं, 3 तरह के फंक्शंस कंप्लीट हुए, अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक। तो एक्सपोनेंशियल में ये दो हैं, फिर लोगरिथमिक को लास्ट में देखते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बड़ा ही आसान था, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, बट प्लस सी हमको करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इजी है तो काफी। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन केवल ई वाले थोड़ी ना थे, ए वाले भी तो थे। ई तो यूलर नंबर है, लेकिन हमेशा यूलर नंबर थोड़ा ना मिलेगा, 1 2 3 4 और कॉन्स्टेंट्स भी तो हैं।
भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब बेसिकली ये है कि कांस्टेंट नीचे वेरिएबल ऊपर। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 4 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 5 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e टू द पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। ऐसा मत मान लेना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन केवल ई का मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है, ई का मतलब यूलर है। ई का मतलब क्या है, यूलर नंबर है, ये इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग जो भी होती है ना। तो e टू द पावर x टाइप का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो बड़ा आसान है, e टू द पावर x प्लस ई। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, जो दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनका एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो देखो मुझे एक चीज बताओ, a टू द पावर x का dy dx करते थे यानी डेरिवेटिव निकालते थे, ध्यान से देखना, जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्या आता था बताओ? a टू द पावर x इंटू, यही आता था जिसका बेस e है, नीडलेस टू से, है ना, बताने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ, अगर a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a का डेरिवेटिव पूछूं आपसे, तो log a तो कांस्टेंट है नीचे, तो ऊपर वाली चीज ही रहेगी, क्योंकि a टू द पावर x का तो ऊपर वाली चीज ही है, बस डिवाइडेड बाय log a, तो log a से log a कट के क्या आ जाएगा? यही बात वो कह रहा है कि a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a का आप करके देख लो डेरिवेटिव, ये आएगा आएगा, तो फिर इसका इंटीग्रल क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा। और याद रखने की बात है कि डेरिवेटिव करते थे तो log a मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रल करेंगे तो उल्टा चल रहा है ना, log a वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, log a यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई होता है, क्योंकि उसका डोमेन क्या होता है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसने यहाँ पे मॉडुलस एक्स लगा रखा है, कंफ्यूज मत होना क्यों लगा रखा है, क्योंकि लॉग जिस पे अप्लाई होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो लॉग एक्स, आप इसको पढ़ना ऐसे, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं कि लॉग मॉडुलस एक्स, है ना, पढ़ना कैसे? वही लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? log x प्लस, इजी। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? log x प्लस c। अच्छा जी, अब एक चीज रह गई यहाँ पे, मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन वाले फॉर्मूला में अगर n की वैल्यू 1 हो तो वो फॉर्मूला मत अप्लाई करो, ये अप्लाई करो, मतलब कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो आपको सर वो फॉर्मूला तो आया ही नहीं। ध्यान से देखो आगे, वही फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, मैं फटाफट उस फॉर्मूला पे लेके चलता हूँ आप। ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या कहा इसने कि n की वैल्यू -1 हो तो ये फॉर्मूला ना अप्लाई करें। ये फॉर्मूला मैं करके देखता हूं कि देखें n की वैल्यू -1 कैसे होती है। x की पावर n है और n की वैल्यू क्या है? -1 है। n की वैल्यू -1 है, दैट मींस मैं यहाँ -1 लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने, dx। अब इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके देखा तो x की पावर -1 तो 1/x ही होता है। तो अभी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/x dx का इंटीग्रल क्या है? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर x n की पावर, मतलब जो x के ऊपर वैल्यू है उसकी अगर पावर -1 है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला log x प्लस c वाला। और अगर -1 के अलावा और कुछ भी है, और कुछ भी है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन वाला फॉर्मूला, अलजेब्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर सभी को? चलते हैं नीचे। जीरो का इंटीग्रल क्या होगा बताओ? जीरो क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। मुझे बताओ 1 का इंटीग्रल क्या होता है? 2 का 2x, 0 का 0x, 0x मीन्स नथिंग, जीरो। भाई 1 का 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 0 का 0x, 0x मीन्स कोई x नहीं है वहां पे, कुछ है ही नहीं, जीरो। तो जीरो का इंटीग्रल जीरो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको स्टार्टिंग मैंने इसलिए करी थी कि फैमिली ऑफ कर्व्स बनती हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए फटाफट से। हाँ, देखो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, बुकिश लैंग्वेज में ना समझाते। कांस्टेंट वाली है और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली है। देखो कैसे है, एक तो कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स बेटा ना, उसके आगे कोई के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका जब मुझे इंटीग्रेशन करना हो
तो k को बाहर निकाल दो। ये चीज तो अभी अपन ने क्वेश्चंस किए छोटे मोटे, उससे भी जाहिर हो गई। तो कांस्टेंट को तो निकाल दो बाहर, और जो फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव निकाल लो। इज दैट क्लियर? यही पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, दो फंक्शंस का अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस चल रहा है ना, दो फंक्शंस का क्या चल रहा हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और ये जो भी बने एक फंक्शन बनेगा, और इस फंक्शन का आपसे पूछ ले इंटीग्रल, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ सकते हो। कहने का मतलब है दो फंक्शंस को जोड़ के इंटीग्रेट करो या इंटीग्रेट करके जोड़ो, बात एक है। अभी तो मैंने क्या किया, जोड़ा और इंटीग्रेट किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों को अलग अलग, fx को अलग से इंटीग्रेट किया, gx को अलग से इंटीग्रेट किया, एंड उसके बाद में जोड़ दिया या घटा दिया, जोड़ा है तो जोड़ा, घटाया तो घटाया। तो ये बन गई दूसरी प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? अब ये दो प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैसे? देखो, मैंने अगर आपको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो ऐसा कोई फंक्शन याद थोड़ा ना रख पाओगे जिसका डेरिवेटिव ये होता था। याद रख सकते होगे भाई? इज इट पॉसिबल? ऐसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से थोड़ा याद रख सकते हो कि सर यार मैं एक बार याद करता हूँ, फ्लैशबैक में जाता हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने किए, मैं याद कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स किसी का तो बना होगा, बट यू कैन नॉट रिमेंबर, और करना भी नहीं चाहिए, बेवकूफी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर हम फर्दर उसको एक्स स्क्वायर बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स, और उसको क्या लिख सकते हैं, 1। और फर्दर फिर हमें ये भी याद नहीं रखने की जरूरत है कि एक्स प्लस वन किसका होता है, हमको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक्स प्लस वन किसका होता है। अभी और डिवाइड करेंगे, इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे हम। एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस है ना, अलजेब्रा लग रहा है, और 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब इस पे लगाएंगे क्या, अलजेब्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2, और यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स अभी बताया था x। अब देखो यहां से अलग कांस्टेंट निकलेगा c करके, मान लो वो c1 निकलता है, और यहां से अलग कांस्टेंट निकलेगा c2 मान लो, और कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ के माइनस होके कांस्टेंट ही बनेगा, वेरिएबल तो बनने से रहा। तो मैं अलग अलग करने की जगह एक बार सिंपली c लिख देता हूं, दैट इज वेल एंड अंडरस्टूड। वो बड़ी छोटी मोटी बच्चों वाली बात है, तो ऐसे दो स्टेप में करने की जरूरत नहीं है कि C1 C2 फिर जोड़ के अगली स्टेप में C लिखा, ऐसे दो स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि एक बार कॉन्स्टेंट्स को जोड़ने से घटाने से C ही मिलेगा, कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, तो एक ही C लिख दिया, इसको बस सॉल्व करके लिख दूंगा, तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि हम ऐड करेंगे तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर ऐड कर सकते हैं, और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? बोलो। सर जैसे यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ये डेरिवेटिव था x, तो इसका अलग कांस्टेंट था और दूसरे फंक्शन का अलग कांस्टेंट था। बिल्कुल, तो इनको इंटीग्रेट करेंगे तो अलग ही आंसर आएगा, तो कांस्टेंट को करते हैं। कांस्टेंट को इंटीग्रेट क्यों करेंगे, उस इंटीग्रल में कांस्टेंट है 2 3 4 5 6, इस इंटीग्रल, जैसे मान लो इसके इंटीग्रल में कांस्टेंट है 5, उसके इंटीग्रल में कांस्टेंट है 5000, अल्टीमेटली ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 5 प्लस 5000 5005, अगेन है कांस्टेंट, अगेन है कांस्टेंट है ना, तो 5005 को भी मैं तीसरा कांस्टेंट ही तो लिखूंगा, सी तो लिखूंगा, उसको क्यों इंटीग्रेट करेंगे बच्चों? मुझे एक चीज बताओ, देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, मैंने आपको लिखा वो सी तो इंटीग्रल करने के बाद है ना। मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आपको कहा 2x का इंटीग्रल बताओ, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बता सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी बता सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 कुछ भी बता सकते हो, तो ये 1 2 3 कुछ भी बता सकते हो ना बेटा। तो आपने क्या कहा कि सर मैं तो एक्स स्क्वायर है, सॉरी, मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी बता देती हूँ। अब सी को आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, आपकी इच्छा, बता दिया आपने। तो ये जो सी आया ये एक कांस्टेंट आया ना, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो उस फंक्शन में से भी ऐसा कोई सी निकला होगा, 1 2 3 5000 5 करोड़ कुछ भी, उस फंक्शन में से भी एक कांस्टेंट निकला होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड करके अगेन एक कांस्टेंट बना होगा।
ये तो खुद इंटीग्रल, उसकी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, बट ये है कि हाँ सी लिखना जरूरी है, सी लिखना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो तीन फंक्शंस का ऐड या समेशन हो रहा हो तो अलग अलग कांस्टेंट निकाल के जोड़ के फिर दूसरा कांस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि हम पूरे को पहले अलग अलग कर लें, फंक्शंस को तो अलग अलग कर लें, लास्ट में एक कॉमन सी डाल दें प्लस सी। ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब एक छोटी मोटी बातें सीख लो, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के लिए रेडी हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको कहा कि x का x+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो क्या होगा? x²/2 + 3x। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2x+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, या +3 हटाई दो एक बार, मैं केवल x2x इसकी बात करता हूँ। +3 बार बार कंफ्यूज करेगा, जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज शायद आप ना समझ पाओ। मुझे तो इतना बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, राइट, प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो मुझे बताओ 2x का क्या होगा? सुनो सुनो, x का क्या था? तो इसका भी वही लिख दो, इसका भी वही लिख दो, और ये जो 2 बाहर बैठा है उसको एज इट इज इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर, हालांकि आपको इंस्पेक्शन से भी पता था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी पता था, तो आप सीधे क्या लिख सकते थे? x² + c लिख सकते थे। और अगर यहीं पे 3x होता, यहीं पे 3x होता तो क्या करते हैं? एक चीज तो ये चीज क्लियर है सबको। अब दूसरी चीज सुनो बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अब बात करता हूं मैं उसकी। भाई x+2 का डेरिवेटिव क्या था? ओ, इंटीग्रल क्या था? x+2 का अभी अभी जैसे आपने थोड़ा बहुत करके बताया मुझे, क्या था? ठीक है, प्लस। अब अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, अब अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, ध्यान से सुनो, अब कैसे? ये अब मेथड शुरू हो चुके हैं बेटा ना, क्योंकि इंस्पेक्शन से तो जो करना था कर लिया, अब ये मेथड शुरू हो चुके हैं। अलग अलग फंक्शंस आ जाए तो सोच तो सकते नहीं है भाई किसका था, तो अब कुछ भी करके उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आना। इंटीग्रेबल फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जहां से इंस्पेक्शन आसान हो, ऐसी फॉर्म जहां से इंस्पेक्शन आसान हो। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे लेके जाए? x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx है, कैसे करोगे सोचो। इसको अपन खोल भी सकते हैं, कैसे? हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x² + 2x + 4 का इंटीग्रेशन, और फिर अभी अब फिर हम क्या कर देंगे? अलजेब्रा लगा देंगे। 4x आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है। फिर हम क्या लगा देंगे? अलजेब्रा लगा देंगे। x² का अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा? x³/3। 4x का अलग कर देंगे, 4 कांस्टेंट है, और x की पावर 2 हो जाएगी, है ना? तो 4x² / 2, यानी कि अल्टीमेटली 2x² और 4 का क्या हो गया? 4x, और लास्ट में क्या लग गया? 6। तो ये हम इसको पहले हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे सोच नहीं पा रहे थे कि x+2 का होल स्क्वायर ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये होता है, तो हमने इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लिया है। तो ये मेथड्स हमको अप्लाई करने पड़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। देखो, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ तरीके सीखते हैं ना। मुझे बताइए, क्या? एक मिनट, x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx कैसे कह रहे हो प्रियांशी? x+2 की पावर, x+2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये कह रहे हो? एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ, x+2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। आप कुछ सोचो, पहले ही आंसर आया था, पहले वाला आंसर बताओ, किसी ने नोट किया होता? बिल्कुल, आगे +2x², अच्छा 2x² सिंपली ऐसे ही है, +4x, और इसको सॉल्व करना, x³ नहीं, a + b का होल क्यूब सॉल्व करो, x³ +
3a² यानी 6x² प्लस 3ab² यानी कि 4 3 12x प्लस 2 का क्यूब 8 होल डिवाइडेड बाय 3। करो सॉल्व, देखो आंसर सेम है, x³/3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 8/3 तो कांस्टेंट है, सी में जाएगा। हाँ यहाँ से तो कांस्टेंट पता चल गया यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8/3 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि 8/3 एक टर्म निकल के आया जो कांस्टेंट टर्म है। तो समुद्र के अंदर एक बोतल और डाल दोगे तो समुद्र ही है ना, समुद्र के अंदर एक बोतल पानी और डाल दिया तो अलग अलग थोड़ा ना कर सकते हो कि ये वाला पानी अलग है। तो कांस्टेंट था बड़ा विशाल, 8/3 और है तो 8/3 तो कांस्टेंट का ही पार्ट है ना। तो हमको आंसर तो जो वेरिएबल टर्म में आंसर है वो सेम मिला, मिला या नहीं मिला। दैट मीन्स हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना प्रियांशी, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मुझे एक चीज बताओ, 2x + 3 का होल स्क्वायर, देखो टेक्निक सीख रहे हैं, 2x + 3 का होल स्क्वायर डीएक्स करना है। एक तरीका तो है ही, खोल लो सबको और कर लो, है ना, लेकिन नहीं करना चाहते वैसे। तो अब प्रियांशी ने कहा सर वन टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्या क्या 2x + 3 का होल क्यूब कर दूं ऊपर और नीचे क्या कर दूं, 3 कर दूं, ठीक है, सफिशिएंट है या गलत है बताओ। अब यहाँ पे एक गलती है, देखो वहां पे तो x था, यहाँ पे 2x है। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। 2 + 0 2। जब अपन यही चीज का डेरिवेटिव करते थे, जब अपन, चलो मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, मैंने कहा 2x + 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, dy/dx करो। तो आप क्या करते थे सर, पॉलिनोमियल वाला फंक्शन वाला फॉर्मूला तो अप्लाई करते ही थे, 2 × 2x + 3, ये तो करते ही थे। लेकिन इस पूरे को चेन रूल से 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते थे, क्योंकि 2x + 3 का भी डेरिवेटिव होगा, करते थे। तो अब 2x + 3 के डेरिवेटिव से वहां मल्टीप्लाई हुआ, अब क्या होगा, 2x + 3 के डेरिवेटिव से डिवाइड होगा। दैट मींस 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 होता है तो इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बोलो कोई डाउट। किया था, x का 1 ही होता है, वहां पे भी किया था इनडायरेक्टली, पिछले क्वेश्चन में x + 2 था ना, तो x + 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से डिवाइड किया था, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। चेन रूल क्या कहता है, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। हम उल्टा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, डेरिवेटिव में अपन अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, अब उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 होता था, चेन रूल से 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, अभी 2 से मल्टीप्लाई ना करके क्या कर देंगे, उस 2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं। हाँ मुझे बताओ। हाँ हाँ 8/3 आया ना बेटा, 8/3x नहीं आया। आंसर क्या है, मुझे एक चीज बताओ, मेरा आंसर अगर ये आता है x² + 4x + 6 + c, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x² + 4x + c, 6 + c तो अगेन कांस्टेंट बन गया ना, 6 भी कांस्टेंट और c कोई दूसरा कांस्टेंट, किसी दूसरे कांस्टेंट में जब 6 ऐड करूंगा तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, मतलब ऐसे कभी भी कांस्टेंट रहता है तो उसका निकालना। इंटीग्रेशन करने के बाद आया बेटा, ये इंटीग्रेशन करने के बाद 6 आ गया आंसर, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आंसर आ गया, 6 एक टर्म आ गई, और उसके आगे +c तो मैं वैसे ही लिखता। तो मैं दो कांस्टेंट टर्म क्यों लिखूं, 6 अलग लिखूं, c अलग लिखूं, मैं दो उसके आंसर के अंदर में दो कांस्टेंट टर्म नहीं लिखूंगा, एक ही कांस्टेंट टर्म लिखूंगा ना। 6 के साथ वो समुद्र है, c तो एक समुद्र है, 6 एक बोतल पानी है, अब एक बोतल पानी समुद्र के साथ मिलके वापस समुद्र बन जाएगा ना, एक ही कांस्टेंट टर्म लिखूंगा, दो अलग अलग नहीं लिखूंगा, 6 अलग लिखा, c अलग लिखा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब वो जो हम बात कर रहे थे कि उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, है ना, उस पे बेस्ड एक दो एग्जांपल और ले लो, फिर अपन आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। x³ नहीं, x³ नहीं ले सकते, सॉरी, अब मैं उसमें क्या नहीं ले सकते वो भी बताऊंगा। सपोज करो 5x + 10 है, की पावर 5 है। अब सुनो, स्क्वायर था
आपने कह दिया सर होल स्क्वायर कर दो, खोल दो। क्यूब था, आपने क्या कह दिया सर होल क्यूब कर दो, खोल दो। पावर 5 है, कैसे खोलोगे? क्या 5x + 10 को 5 बार में गुणा करके देखोगे और फिर बड़ा सारा पोलिनोमियल बनाओगे और फिर उसको अलग अलग करोगे? कर तो सकते हो बट बेवकूफी होगी। तो टेक्निक अप्लाई करनी है। टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे अपन? 5x + 10 है ना, की पावर कितनी है? तो 5x + 10 की पावर कितनी हो जाएगी? नीचे क्या हो जाएगा? लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऊपर 5x + 10 का डेरिवेटिव करो। 5x + 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 5। जब डेरिवेटिव करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, तो ये 5 चेन रूल से गुणा होता था। अभी क्या हो जाएगा? +3। आंसर बोलो, टेक्निक समझ में आई? अब इस टेक्निक में एक कमी है, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए या पावर 4 आ जाए या पावर 5 आ जाए, तो सपोज करो मैंने आपको कह दिया 5x क्यूब है, तो ऐसे मत कर देना सर 5x क्यूब + 10 की पावर 6 और नीचे भी पावर 6, और अब 5x क्यूब + 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 5 जा 15x², तो 15x² से गुणा होना था, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये गलत हो जाए। इसका कुछ फिर दूसरा तरीका है, मतलब मेथड्स ही चलते जाएंगे। अब ये आ जाए तो ये करना है, ये आ जाए तो ये करना है। जब तक लीनियर है, जब तक लीनियर है तब तक ये टेक्निक अप्लाई होगी। अभी तक लीनियर था, 2x 3x 5x 7x 10x, स्क्वायर क्यूबिक हो जाए तो ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। बिल्कुल, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अब ये 6x 15x² किसका डेरिवेटिव होता है? जैसे 5x क्यूब + 10 है, इसका डेरिवेटिव क्या था? 15x²। अब 15x² किसका डेरिवेटिव होता है? एक्चुअली उससे डिवाइड होना है, एक्चुअली उससे डिवाइड होना है। तो अब ऐसे इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन के अंदर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तो फिर अब मेथड ही चेंज हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का मेथड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट लॉग वाला फंक्शन ले रहा हूं मैं, मुझे बताना आंसर क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि लॉग वाला फंक्शन नहीं, मैंने आपसे कहा हाँ 3/x dx इंटीग्रल करो, जल्दी करो। 3 log x +, ठीक है सही है। 3 तो कांस्टेंट है। मैंने आपको कहा 3/2x 3/2 log x, ठीक है। 3/2x आपने कह दिया, 3/2 बाहर ले लिया और आपने क्या कह दिया? log x + c, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे बताना, देखें बोलना है ना, sin x का डेरिवेटिव, ये तो अभी आपने लॉगरिथम में किया, उसमें वो चीज निकल के नहीं आई जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि उसमें वैसे जनरल तरीके से ही हो रहा है वो, बिना कुछ सोचे, है ना। मुझे बताओ sin x का डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव -cos x + c। अब मैंने कह दिया, ध्यान से सुनना, sin 2x। अब सुनो, एक तरीका तो है कि sin 2x को एक्सपैंड करो 2 sin x cos x। अब 2 sin x cos x में भी फिर मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल नहीं होता, वहां तो होता था 2 sin x cos x और sin x का डेरिवेटिव, इधर वो नहीं होता। होता है तो बड़े विशाल तरीके से होता है, उसको भी आगे देखेंगे। होता तो है बट बड़े विशाल तरीके, वो फिर आखिरी सीढ़ी होती है, जब कुछ ना हो तो अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या करूंगा मैं? sin x का -cos x था, तो sin 2x का -cos 2x। अब सुनो, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर डिफरेंशिएशन ही चल रहा होता तो 2 से गुणा होता। अब डिवाइड कर दो, आंसर। जो टेक्निक अभी अपन ने अलजेब्रिक फंक्शन पे अप्लाई करी, उसी टेक्निक को मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अप्लाई किया। भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में उसके डेरिवेटिव से गुणा करते हैं चेन रूल से, अब भी डिवाइड करेंगे। बट यहां पर भी खास बात याद रखनी है कि लीनियर ही होना चाहिए, एक्स क्वाड्रेटिक या क्यूबिक नहीं होना चाहिए। चेक करो, एक्स लीनियर है, 2x लीनियर है, कल को अगर एक्स स्क्वायर है तो ये वाली टेक्निक फेल हो जाएगी। फिर चेन रूल से नहीं चलेगा, फिर ये एंटी चेन रूल चल रहा है, जो चेन रूल में तो गुणा होता था एंटी, फिर ये नहीं चलेगा, फिर कुछ और ही सोच, फिर कुछ और ही सोच। फिर मेथड्स हैं, अभी तो एक एक्सरसाइज ही है, फिर मेथड्स हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिर वो दूसरे मेथड्स हैं। कुल मिला के एक टेक्निक समझ गए बच्चों,
कि x के आगे कोएफिशिएंट लग जाए 2x 3x 5x 7x 10x, तब तक हम क्या कर सकते हैं, उस 10 2 5 6 जो भी चल रहा है वो, उससे जब हम गुणा करते थे डेरिवेटिव प्रोसेस में, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, उससे डिवाइड कर सकते हैं। बट वो x ही होना चाहिए, वो x स्क्वायर या x क्यूब या x टू द पावर 4 नहीं होना चाहिए। कल अपन एक ही दिन में एक्सरसाइज खत्म करेंगे और टाइम बचेगा तो आगे का प्रोसेस भी शुरू करते हैं। ठीक है, आज की तारीख में क्या किया, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया और पहली फॉर्मूले सीखे, पहली टेक्निक सीखी। आज का होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी फॉर्मूले सीखे उनको याद करना, बस, और कुछ काम नहीं दे रहा हूं, बट वो फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल एक ही मुंह जबान पे याद होने चाहिए, इतना काम दे रहा हूँ। ठीक है, बोलो। अगर आपके पास नोट्स लिखे हुए तो पीडीएफ सेंड कर देना। बेटा नोट्स लिखे हुए जो होंगे ना इस चैप्टर में, जो भी नोट्स होंगे ना, वो एज इट इज ऐसे कैसे छपे हुए होंगे, उसको आप फिर छापो, तो आई विल कंसिडर इट ए टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। सुनो, पीडीएफ बुक डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट खींचो, जैसे ही पहला पेज था, स्क्रीनशॉट खींचो, अपनी गेस्ट गैलरी में डाल दो। अभी जो मैं दूंगा उसको भी तो आप फोन में ही रखोगे ना, क्या करोगे लिख के, क्या करोगे? अगर आप लिखना चाहो ना, तो जो मेन फॉर्मूले मैंने लिखा है ना अभी शुरू वाले, उसको इसी बुक में से एक बार लिख दो। लिखने से ये हो जाएगा कि याद हो जाएंगे, इसी बुक में से लिख देना ना, उसके अलावा और कोई नोट्स नहीं है इस चैप्टर के लिए स्पेशली। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।